नमस्कार। आज हम एक ऐसी पहेली को सुलझाने वाले हैं जो हम सबके अंदर छुपी है। वंशानुक्रम की पहेली। आखिर ऐसा क्यों होता है कि हम अपने परिवार से इतने मिलते जुलते हैं और फिर भी इतने अलग, इतने अनोखे हैं? ये सवाल तो शायद कभी ना कभी हम सबके दिमाग में आता है ना? इसका जवाब जानने के लिए हमें जेनेटिक्स की एक बहुत ही दिलचस्प दुनिया में सफर करना होगा। हमें समझना होगा कि ये गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचते कैसे हैं। चलिए एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। जरा अपने कानों को देखिए। क्या आपका ईयर लोब मतलब कान का निचला हिस्सा जुड़ा हुआ है या अलग है? ये सुनने में एक छोटी सी बात लगती है, लेकिन असल में ये उन अदृश्य निर्देशों का एक सबूत है जो हमें हमारे माता पिता से मिले हैं। समझिए, ये एक बहुत बड़ी वैज्ञानिक जासूसी कहानी का पहला सुराग है। तो चलिए अपनी कहानी का पहला चैप्टर शुरू करते हैं और उस इंसान से मिलते हैं जिसने इस पहेली को सुलझाने के लिए सबसे पहले और सबसे जरूरी सुराग खोजे थे। तो मिलिए ग्रेगर मेंडल से। वो सिर्फ एक साधु नहीं थे जो बगीचे में काम करते थे। नहीं, वो एक वैज्ञानिक थे जिनके अंदर एक जासूस जैसी जिज्ञासा थी। उन्होंने विज्ञान और गणित का इस्तेमाल करके उन गुप्त नियमों को समझा जिनके हिसाब से गुण माता पिता से बच्चों तक पहुंचते हैं। और मेंडल का सबसे शानदार फैसला था उनका सब्जेक्ट चुनना, एक साधारण सा मटर का पौधा। क्यों? क्योंकि मटर के पौधों में बिल्कुल साफ साफ एकदम उल्टे लक्षण होते हैं। जैसे या तो पौधा लंबा होगा या छोटा। इससे उनके लिए अपने प्रयोगों के नतीजों को ट्रैक करना और उन पैटर्न्स को पहचानना बहुत आसान हो गया जिन्हें उनसे पहले कोई नहीं देख पाया था। और यहीं पर मेंडल के प्रयोग की असली प्रतिभा दिखती है। देखिए, उन्होंने एक लंबे और एक छोटे पौधे को क्रॉस कराया। नतीजा, पहली पीढ़ी में सारे के सारे पौधे लंबे थे। लेकिन जब उन्होंने इन लंबे पौधों को आपस में क्रॉस कराया तो छोटेपन का गुण मानो जादू से वापस आ गया। अब सवाल ये था कि आखिर ये हुआ कैसे? और इस ऑब्जर्वेशन से एक बहुत ही क्रांतिकारी सच सामने आया। गुण छिप सकते हैं। यानी छोटेपन का गुण पहली पीढ़ी के पौधों में मौजूद तो था, पर दिखाई नहीं दे रहा था। वो गायब नहीं हुआ था, बस सही मौके का इंतजार कर रहा था। और इसी खोज से प्रभावी यानी डोमिनेंट और अप्रभावी यानी रिसेसिव जैसे शब्द सामने आए। मेंडल को एहसास हुआ कि कुछ गुण जैसे लंबापन दूसरों पर जैसे छोटेपन पर हावी हो जाते हैं। एक अप्रभावी गुण तभी दिखाई दे सकता था जब बच्चे को वो गुण अपने दोनों माता पिता से विरासत में मिले। तो ठीक है, अब हम ये तो समझ गए कि विरासत में क्या मिलता है, पर अब असली सवाल ये है कैसे मिलता है। तो चलिए अब जाहिर तौर पर दिखने वाले लक्षणों से जूम इन करते हैं और उस माइक्रोस्कोपिक दुनिया में चलते हैं जहां ये सारा खेल होता है। मेंडल ने जिन्हें फैक्टर्स या कारक कहा था, आज का विज्ञान उन्हें जीन्स कहता है। और ये जीन्स ही जीवन के असली निर्देश हैं। ये वो जैविक ब्लूप्रिंट हैं जो हमारी हर कोशिका में छुपे हैं और तय करते हैं कि हम कैसे दिखेंगे और हमारा शरीर कैसे काम करेगा। इसको ऐसे समझिए कि हमारा डीएनए एक बहुत बड़ी रेसिपी बुक है और एक जीन उस बुक की एक अकेली रेसिपी है। हर जीन का एक खास काम होता है, हमारे शरीर को यह निर्देश देना कि एक खास तरह का प्रोटीन कैसे बनाया जाए। असल में प्रोटीन ही इस पूरे कहानी के असली हीरो हैं। ये हमारे शरीर में सारा काम करते हैं। ये हमारी आंखों को रंग देते हैं, हमारी मांसपेशियां बनाते हैं और उन सभी केमिकल रिएक्शंस को कंट्रोल करते हैं जो हमें जिंदा रखती हैं। मतलब जीन सिर्फ निर्देश हैं, प्रोटीन उन निर्देशों को हकीकत में बदलते हैं। चलिए मेंडल के मटर के पौधों पर वापस चलते हैं। एक जीन जो एक कुशल एंजाइम बनाने के निर्देश देता है, उससे ज्यादा ग्रोथ हार्मोन बनता है और नतीजा पौधा लंबा होता है। और वहीं दूसरी तरफ कम कुशल एंजाइम वाला जीन कम हार्मोन बनाता है और पौधा छोटा रह जाता है। ये एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे एक जीन सीधे सीधे एक दिखने वाले गुण को कंट्रोल कर सकता है। लेकिन एक मिनट, अगर सभी को अपने माता पिता से ही जीन मिलते हैं तो भाई बहन एक दूसरे से इतने अलग क्यों होते हैं? इसका जवाब यौन प्रजनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया में छिपा है। इसे आप ताश के पत्तों को फेंटने जैसा समझ सकते हैं। हर बार जब एक बच्चा पैदा होता है तो जेनेटिक ताश की गड्डी फिर से फेंट दी जाती है। होता यह है कि हर माता पिता अपने जीन्स का आधा सेट अपने बच्चे को देते हैं। ये लगातार होने वाला मिश्रण और मिलान हर नई पीढ़ी में अनगिनत नई संभावनाएं पैदा करता है। और यही विविधता है जो किसी भी प्रजाति को जिंदा रहने और बदलते माहौल में ढलने में मदद करती है। और मेंडल ने एक और कमाल की बात खोजी।
उन्होंने पाया कि अलग-अलग गुण एक दूसरे से आजाद होकर विरासत में मिलते हैं। मतलब बीज का रंग कैसा होगा, इसका उसके आकार से कोई लेना देना नहीं है। यह ऐसा है जैसे दो अलग-अलग पास से फेंकना, एक का नतीजा दूसरे को प्रभावित नहीं करता और इससे और भी ज्यादा विविधता पैदा होती है। और ये सब इसलिए मुमकिन है क्योंकि हमारे जीन क्रोमोसोम नाम की संरचनाओं पर बड़े करीने से व्यवस्थित होते हैं। आप क्रोमोसोम को एक एनसाइक्लोपीडिया के अलग-अलग वॉल्यूम जैसा समझ सकते हैं, क्योंकि हर माता-पिता हर जोड़े में से सिर्फ एक वॉल्यूम देते हैं। इसलिए गुणों का अलग होना और नए तरीकों से फिर से जुड़ना संभव हो पाता है। लेकिन ये जो जेनेटिक फेरबदल है, ये हमारे लिंग जैसी इतनी बुनियादी चीज को कैसे नियंत्रित करता है? चलिए अगली स्लाइड में देखते हैं कि ये जेनेटिक लॉटरी कैसे तय करती है कि कोई पुरुष होगा या महिला। इंसानों में लिंग का निर्धारण हमारे सेक्स क्रोमोसोम करते हैं। महिलाओं में एक्स क्रोमोसोम का एक जोड़ा होता है, XX। वहीं पुरुषों में एक X और एक छोटा Y क्रोमोसोम होता है, XY। इसका मतलब ये हुआ कि मां से बच्चे को हमेशा एक ही X क्रोमोसोम मिलता है। तो बच्चे का लिंग इस बात पर निर्भर करता है कि पिता के स्पर्म में X क्रोमोसोम है या Y। अगर X है तो लड़की XX और अगर Y है तो लड़का XY। तो विशुद्ध रूप से आनुवांशिक नजरिए से बच्चे के लिंग का निर्धारण पिता की तरफ से होता है। तो अब तक हमने जो छोटी छोटी जेनेटिक डिटेल्स देखी, अब जरा उनसे जूम आउट करते हैं और जीवन के इतिहास की बड़ी तस्वीर देखते हैं। क्योंकि ये कहानी सिर्फ हमारे या आपके व्यक्तिगत गुणों की नहीं है, ये कहानी है लाखों सालों में पूरी की पूरी प्रजातियों के विकास की। ये जो यौन प्रजनन से छोटी छोटी विभिन्नताएं पैदा होती हैं ना, यही असल में विकास का कच्चा माल है। इन्हीं की वजह से कुछ जीव अपने बदलते माहौल के लिए बेहतर तरीके से तैयार होते हैं और यही प्राकृतिक चयन यानी नेचुरल सिलेक्शन का आधार है, वो इंजन जो जीवन के पूरे विकास को चलाता है। मेंडल के मटर के बगीचे से लेकर जीवन के इस विशाल वृक्ष तक वंशानुक्रम की ये कहानी हम सभी के अंदर लिखी हुई है। ये एक ऐसी कहानी है जो लगातार चल रही है और हर नई पीढ़ी इसमें एक नया अध्याय जोड़ती है। सवाल बस ये है कि भविष्य के पन्नों में क्या लिखा जाएगा।